मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं। उनसे हम बात करेंगे कि एक तो जो खबरें चल रही हैं, इसराइली मीडिया ने यह दावा किया कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में एक डेलीगेशन इसराइल भेजा गया था। अपोजिशन का हमेशा से ये दावा रहा है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, लेकिन इमरान खान इसराइल के ज़्यादा करीब हैं और ये उन्हें तस्लीम करने जा रहे हैं। तो इस हवाले से भी तशवीश पाई जा रही है कि क्या अगर ऐसी बात है तो फिर मुस्लिम लीग नून के दौर में ये डेलीगेशन इसराइल क्या लेने गया था। इसके हवाले से भी ज़ुबैर साहब से बात करते हैं और इसके साथ जो मुल्क की दिगर सूरत हाल है, PDM की तहरीक है, इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले आप बताइएगा कि ये जो एक बहस चल रही है कि और इसराइली मीडिया ने जो खबर एक तरह से दी है कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में 2 दफ़ा डेलीगेशन इसराइल गया, तो उमूमन तो अपोजिशन का मौक़िफ़ ये रहा है कि इमरान खान इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। लेकिन क्या ये पहले पिछली दौर हुकूमत में ऐसी कोई चीज़ चल रही थी, और अगर कोई डेलीगेशन गया तो वो किस इंटेंशन के साथ गया था? इस पर क्या कहेंगे आप? एक तो जाहिर सी बात है, हमारे पूरे 5 साल गुजर गए, तो ये पूछना कि जी हम क्या करना चाहते थे, जाहिर है हमने कुछ भी नहीं किया। कोई आवाज भी नहीं उठी, ना हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा बयान आया कि जी रिकग्नाइज करना चाहते थे। 5 साल पूरे गुजर गए। जी एक होती है फैक्ट्स होते हैं, और जिस तरह वो जो महमूद कसूरी साहब थे, जो फॉरेन मिनिस्टर थे मुशर्रफ के जमाने में, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मुशर्रफ साहब के जमाने में जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर खुद जो थे वो इजरायली फॉरेन मिनिस्टर थे, इस्तांबुल या किसी जगह उनकी मुलाकात भी हुई थी। ठीक। और फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब वहाँ जब US गए थे, तो वहाँ जूश कांग्रेस, जो कि बहुत ही पावरफुल, सबसे पावरफुल इदारा है, उन्हें एड्रेस करने भी गए थे। तो जब सामने कोई चीज होती है तो नहीं है। इसराइल के हवाले से जो आजकल जो कंसर्न था, जो आजकल हर पाकिस्तानी का है, क्योंकि बहुत से अरब ममालिक ने इसराइल को रिकग्नाइज कर लिया, और जिन्होंने नहीं किया वो बैकडोर डिप्लोमेसी सब हो रही है। बहुत सी बातें हो रही हैं कि किस तरह से बात आगे बढ़ेगी कि एक के बाद दूसरा अरब मुल्क जो है वो रिकग्नाइज कर रहे हैं इसराइल को। अब अरब ममालिक के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो इतने अच्छे नहीं चल रहे। सऊदी अरेबिया के साथ, UAE के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे, और एक ऐसा परसेप्शन बिल्टअप हो रहा था कि जी पाकिस्तान शायद फोर्स किया जाएगा पाकिस्तान को कि अगर आपके ताल्लुकात अच्छे करने हैं, फाइनेंशियल एड लेनी है और सारा कुछ करना है, तो फिर आप रिकग्नाइज करें इसराइल को। उस हद तक है कंसर्न, बाकी तो कुछ भी नहीं। अच्छा, तो जो आप ये फरमा रहे हैं कि मियाँ साहब के दौर में अगर कोई डेलीगेशन गया भी तो वो बवक्त ज़रूरत हुआ होगा, कोई स्ट्रेटजी हुई होगी? कोई डेलीगेशन नहीं गया था भाई, कोई डेलीगेशन नहीं गया था। तो ये इजरायली मीडिया ने दावा किया सर, आप उसकी तरदीद करते हैं? यार तो मैं क्या करूं, इजरायली मीडिया ने दावा किया तो मैं क्या करूं? मतलब आप उसकी तरदीद करते हैं ना? तरदीद करें या तस्दीक करें सर, ज़ाहिर यही होता है, और आपने क्या करना है? मैं तरदीद ही कर रहा हूँ जी। जी ठीक। अच्छा सर, PDM पे आते हैं। अब अगला क्या लाएमल है सर? क्योंकि जो लाहौर जलसा था उसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद PDM इमीडिएटली कोई बड़ा फैसला करेगी। इस्तीफ़ों की बात चल रही है, लेकिन उसमें भी अभी तक कोई बड़ी तादाद में इस्तीफ़े मौलाना साहब फजल रहमान साहब तक भी नहीं पहुँचे, और इसी तरह किसी भी पार्टी लीडरशिप के पास भी कुछ ज़्यादा तादाद में इस्तीफ़े नहीं पहुँचे। हुकूमत यह दावा कर रही है कि लोग उनके साथ राब्ते में हैं, PMLN के और इसी तरह दीगर जमातों के, और कोई भी इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं है। इस हवाले से क्या सिचुएशन है? PDM कितनी कॉन्फिडेंट है कि आपके जो अरकान हैं वो इस्तीफ़े दे देंगे? हमें पूरा यकीन है कि 31 तक है। जाहिर है अभी आज तो 20 तारीख है, तो 10 दिन पड़े, इस्तीफा देने में 5 मिनट लगते हैं। तो वो हमारे जितने भी अरकान है, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के, इंशाल्लाह ताला वो दे देंगे इस्तीफा। उसकी कोई हमें परेशानी नहीं। ठीक, यानी सारे लोग ऑन बोर्ड हैं। और सर ये सेनेट इलेक्शन में जो अब एक नई चीज़ हुकूमत ने की कि एक तो हम इसे थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं, जिस पे कल मरीम नवाज साहिबा ने बड़े तहफ़्ज़ात का इज़हार किया, और साथ जो ओपन शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए उन्होंने कहा कि अब ये इलेक्शंस होंगे। इस पे क्या मौक़िफ़ है आपका सर? देखिए, वो जो भी उसका जो लीगल तरीक़ाकार होगा उस पर हम अमल करेंगे। अभी तक तो शो ऑफ हैंड्स का तरीका कॉन्स्टिट्यूशन में अगर करना है तो उसमें हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने से पहले हुकूमत सुप्रीम कोर्ट सीधा जाती है, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी उसका इंतजार करना पड़ेगा। जी। और सर, सेनेट इलेक्शन अगर जल्दी होते हैं तो क्या आपकी जमात उसमें हिस्सा लेगी, और अगर जल्दी हो रहे हैं तो उसमें एतराज़ क्या है नून लीग को? हमें एतराज़ कोई भी नहीं है। हमें एतराज़ सिर्फ ये है
कि एक ये वजीर आजम का काम नहीं है। पाकिस्तान कोई वो डिक्टेटरशिप नहीं है या अरब मुल्क नहीं है जहाँ जो बादशाह सलामत है वो जब चाहें फैसला करते। ये एक इलेक्शन कमीशन है जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसने फैसला करना है, उसने इलेक्शन शेड्यूल रिलीज करना है। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर और वज़रा को ये पब्लिक में जाके कहने की जरूरत ही नहीं है कि हम इलेक्शन जल्दी करवाना चाहते हैं। ये किस पर दबाव डाल रहे हैं? तो मेरा ख्याल है ये तो बहुत ही एक इलीगल चीज है। और प्राइम मिनिस्टर को असल में 2.5 साल हो गए, ना उनको समझ है, ना उनके जो गुजरा है वो मेरा ख्याल है वो तो खैर कुछ नहीं कह सकते, वो डरते हैं उनसे। ना दूसरे जो लोग हैं, जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो है ये प्रेरोगेटिव है इलेक्शन कमीशन का। आपकी जो भी ख्वाहिश हो, उस ख्वाहिश का, मेरी ख्वाहिश है कि जी मार्च में जब दिसंबर में हो आगे जाके अगले साल, तो क्या वो मैं ख्वाहिश का इजहार तो नहीं कर सकता ना? लेट द इलेक्शन कमीशन डिसाइड की क्या डेट है। ठीक, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपने अपना पॉइंट दिया, आपने सारी चीज़ों को कैटेगरिकली ब्रीफ किया। आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून के दौर में जो डेलीगेशन इजराइल गया था, मैं उसकी तरदीद करता हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई और ये महज एक प्रोपेगेंडा है। पीडीएम तहरीक के हवाले से आप कॉन्फिडेंट हैं, आप बता रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हैं और आगे बढ़ रही हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अपोजिशन जैसे कह रही हैं कि हमें सेनेट इलेक्शन के तरीक़ाकार पे इख्तलाफ है, ये गैर आइनी है। क्या ये वाकई गैर आइनी है? क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अज़हर सिद्दीक, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। सर, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि ये जो शो ऑफ हैंड वाला मामला है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसको अब खुफिया बैलेटिंग पे नहीं लेके जाएंगे। इस हवाले से आईन पाकिस्तान क्या कहता है? किस आर्टिकल में अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी? और इसके हवाले से जो कानूनी नुक्ता नज़र है वो पेश कीजिएगा प्लीज़। बहुत शुक्रिया। आईने पाकिस्तान बड़ा क्लियर है, इलेक्शन के हवाले से पूरा चैप्टर है आईने पाकिस्तान में, और 226 आर्टिकल है, वो वाज़े तौर पर कहता है नो इलेक्शन all elections under the constitution other than those of the prime minister and the chief minister shall be by secret ballot। बड़ा वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। अब शो ऑफ हैंड अगर ओपन बैलेट के यानी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के अलावा जो भी आपका इन हाउस इलेक्शन हो रहा है वो सारा सीक्रेट बैलेटिंग के तहत होगा। बिल्कुल, दैट इज वेरी क्लियर। और जहां तक दूसरी बात है, वो आइन का आर्टिकल 224(3) में चले जाएं आप कि सेनेट के इलेक्शन यानी इस जो सेनेट के आधी सीट, सेनेट की बेसिकली मियाद 6 साल होती है, 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं, तो 3 साल की जो मियाद है वो 11 मार्च को खत्म हो रही है। तो 224(3) के अंदर लिखा हुआ है कि 1 माह के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। तो यानी 1 माह पहले या 1 माह बाद मुद्दत खत्म होने के 1 माह के अंदर इलेक्शन खत्म, यानी जो टेन्योर खत्म होने से पहले 11 मार्च से पहले अगर किया जाए तो 11 फरवरी से लेकर 11 मार्च के दौरान या 12 फरवरी से लेकर 11 मार्च के दौरान इलेक्शन कराए जा सकते हैं। और इलेक्शन ये किसी गवर्नमेंट ने नहीं कराने। इलेक्शन एक्ट 2017 जो तमाम सियासी जमातों के इकट्ठा मुश्तरका बैठ के तय हुआ, उसका सेक्शन 107 है, नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन जो है वो कमीशन ने जारी करना है। कमीशन जारी करेगा इलेक्शन का नोटिफिकेशन, जिसमें नॉमिनेशन पेपर है, फिर स्क्रूटनी है, फिर स्क्रूटनी के खिलाफ अगर कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं तो अपील का प्रोसेस होता है, फिर फाइनल लिस्ट होती है, और फिर इसमें बाकायदा पोलिंग ऑफिसर तैनात होने तो चारों सूबाई असेंबलियों के और नेशनल असेंबली के, क्योंकि इलेक्शन सारी सूबाई असेंबलियों ने करने हैं। और इस्लामाबाद के अंदर जो रिजर्व सीट हैं और फाटा की सीट्स के हवाले से इलेक्शन होने होते हैं, वो नेशनल असेंबली के अंदर होना होते हैं। और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आपको जी, लेकिन जहां तक एक जो बात की जा रही है वो आइन के आर्टिकल 186 का जिक्र किया जाता है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के हवाले से। अब एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ओपन सीक्रेट, यानी ये वजह क्या, प्रॉब्लम यहाँ जो आ रही है इस वक्त कि धांधली बहुत ज्यादा हो रही है, इल्जामात बहुत हैं, शफाफियत का एलिमेंट है, जो इस चीज को सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट के सामने जा सकती है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में। पर मैं बड़ा कम स्कोप देख रहा हूँ उसमें एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में। मुझे नजर नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट 226 का आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन ये तो नहीं कर सकती है कि सीक्रेट बैलेट को उठाकर ओपन बैलेट में ले जाया जाए। यहाँ करना क्या होगा, आइन के आर्टिकल 239 के तहत तरमीम की जा सकती है, आइन पाकिस्तान में तरमीम करनी होगी, और उसके लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत होगी। अपोजिशन जमातें सारी एक पेज पर होंगी तो पॉसिबिलिटी है, और उसके लिए तमाम अपोजिशन जमातों को एक पेज में पहले आना पड़ेगा,
जब वो आएंगे, अदरवाइज अगर आकर फिर गवर्नमेंट तरमीम हो अमेंडमेंट करवा लेती है तो फिर वो कर सकते हैं, इसको ओपन हैंड शो की तरफ लाया जा सकता है। नहीं, देखिए फिर भी प्रॉब्लम यहाँ ये देखिएगा, ये जरा बड़े मैकेनिक्स है, बड़ा यानी 14 सीटें होती हैं बुनियादी तौर पर सेनेट के इलेक्शन की, जो जनरल सीट्स हैं। अब जनरल सीट्स को अगर देखा जाए, आइन का आर्टिकल ये गालिबन 51 है, जिसमें बकायदा सीटों की जो 59 है। 14 सीट जो है ना वो हर सूबाई असेंबली से ली जाती हैं, ठीक। 8 सीटें फाटा से ली जाती हैं, और 2 जनरल सीट होती हैं, एक वुमेन की और एक टेक्नोक्रेट की, और 4 खवातीन जो हैं वो इलेक्ट की जाती हैं हर सूबाई असेंबली से। 4 टेक्नोक्रेट लिए जाते हैं, हर एक असेंबली से 4 गैर मुस्लिम लिए जाती हैं। 104 टोटल सीटें हैं। तो खैबर पख्तून देखा जाए तो बलोचिस्तान की असेंबली सबसे छोटी है। तो अब 14 सीटें अगर लेनी है तो अब पंजाब के वोट को 300 से ज्यादा वोट है, वो एक सीट का एक वोट नहीं होगा, वो फ्रैक्शन में वोट आएंगे। फर्स्ट 7 वोट मिलके या 8 वोट मिलाकर एक वोट कंसिडर होगा। तो ये शो ऑफ हैंड से इलेक्शन हो नहीं सकता, ओपन बैलेट से इलेक्शन की पॉसिबिलिटी है। ये कहा जाए कि हाथ उठाकर आप करा सकें तो वो हाथ उठाकर पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन की सर ये पॉइंट आपका आ गया। आखिरी सवाल आपसे इसका जवाब दीजिएगा कि अगर इससे पहले अपोजिशन इस्तीफे दे देती है, और बिलावल जरदारी साहब ने भी कहा कि हम सिंध असेंबली भी कुर्बान कर सकते हैं, हुकूमत दे सकते हैं, उस सूरत में क्या होगा? क्या फिर सेनेट इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, या अगर होंगे तो कैसे होंगे? देखिए यहाँ बड़ी एक क्लियर बात है कि आर्टिकल 64 है वोकेशन ऑफ सीट का। जब वोकेशन ऑफ सीट हो तो वहां पर इलेक्शन होने हैं, 90 दिन के अंदर अंदर होने हैं, और जब मियाद खत्म हो रही हो, मिसाल के तौर पर यहाँ सेनेट की मियाद खत्म हो रही है, सेनेट के इस्तीफे दे भी देंगे तो सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन नहीं होने हैं। हर सूबाई असेंबली के अगर आप मिसाल के तौर पर इस्तीफे दे भी दें तो यहाँ आइन के अंदर असेंबली डिसॉल्व करने के हवाले से आइन का आर्टिकल 58 बड़ा क्लियर है। वो असेंबली डिसॉल्व सिर्फ एक शक्ल में हो सकती है कि वजीर आज़म की एडवाइस पर सदर ने डिसॉल्व करनी है। तो उसके अलावा ये नहीं लिखा हुआ कि इस्तीफे दे दें, आधे से ज्यादा असेंबली सीटें खाली हो जाए, इस्तीफा हो सकता है। नहीं सर, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि इस्तीफे दे दें, सीटें खाली हो जाएं, सेनेट इलेक्शन होगा या नहीं होगा? जो गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं या हुकूमत है, क्या वो पार्टिसिपेट करके सेनेट इलेक्शन करवा सकेंगे, या जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें मसला आ जाएगा और सेनेट इलेक्शन मुलतवी हो जाएगा? ये पूछना चाह रहा हूँ। ये देखिए ना, आप इलेक्शन के देखें ना, सेनेट के इलेक्शन तो टाइम पे होने हैं, ये आगे पीछे नहीं हो सकती हैं। आज इस्तीफा देते हैं, 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन नहीं हो सकेंगे तो इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल है उसमें से वो, और इसका एडवांटेज पीटीआई को मिलेगा। पीटीआई सेनेट में ज्यादा सीटें ले जाएगी बजाय और ले जाने के लिए। और जहां तक सूबाई असेंबली सिंध का ताल्लुक है ना, वहाँ आइन के आर्टिकल 112 के तहत वजीर आला एडवाइस देंगे, असेंबलियां डिसॉल्व होती हैं, लेकिन वो असेंबलियां पीपल्स पार्टी डिसॉल्व नहीं करेगी। अगर डिसॉल्व करेगी तो उनके हाथ से अगर केयर टेकर सेटअप लाना है तो आइन का आर्टिकल 224 के तहत केयर टेकर सेटअप सारा जो है ना वो 112 को सामने रखे गवर्नर बनाएंगे, गवर्नर सारी काबीना तश्कील देंगे। तो पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शंस के यानी इन हालात में सेनेट के इलेक्शन गवा नहीं सकती है, परमानेंट सीट है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक सर बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन का आपने राय दी, लीगल ओपिनियन दिया और बताया कि क्या सेनेट इलेक्शन का क्या ताल्लुक है, अगर इस्तीफे होते हैं तो उस सूरत में क्या होगा। और जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ की कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 226 है उसके मुताबिक जो इलेक्शंस होंगे वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और सीएम के अलावा तमाम तर जो इन हाउस इलेक्शंस हैं वो खुफिया बैलेटिंग के ज़रिए ही होंगे। और आपने ये भी वाज़ेह किया कि शो ऑफ हैंड्स वाला जो ऑप्शन है वो बहुत कम है, उसके इम्कानात कम है। अलबत्ता ये मुमकिन है कि ओपन बैलेटिंग के ज़रिए ये इस इलेक्शन की तरफ जाए जाए। और दूसरा, इन्होंने लीगली जो आपने हमें हमारे नाज़रीन के लिए एक्सप्लेन किया कि अगर इस्तीफ़े दे भी दिए जाते हैं तो उस सूरत में भी सेनेट इलेक्शन में पीटीआई को ही बेनिफिट होगा और चीज़ें ज़ाहिर पीटीआई के हक़ में जाएंगी। नाज़रीन, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि आपको इस पे ये जो कन्फ्यूजन थी कि ये होने क्या जा रहा है, अगर इस्तीफ़े हो जाते हैं तो क्या होगा, उस पे लीगल जो ओपिनियन है वो आपके सामने रखें। यहाँ हम शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे तर्जमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ चौधरी साहब, जिनसे हम बात करेंगे कि जो हिंदुस्तान की तरफ से मुमकिन धमकियाँ हैं, जो ख़तरा है कि शायद कोई हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहा है। हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस पर बात भी की, और इसके साथ साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हिंदुस्तान की फायरिंग है और यूएन के अमले पे जिस तरह फायरिंग की गई, सारी बातों पे बात करते हैं। शॉर्ट से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।